आज इस क्लास में हम मैथ्स पेडागोजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। आप सभी को पता है आपके एग्जाम में मैथ्स पेडागोजी के 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए भाई शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। कहा गया है कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक से निम्नलिखित प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न में कहा गया है पूर्णांकों का ऐसा युग्म लिखिए जिसका योगफल एक ऋणात्मक पूर्णांक है। उपरोक्त प्रश्न उल्लेख करता है। मतलब यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है भाई ये वाला बताना है ये जो प्रश्न है किस प्रकार का प्रश्न है। आप सभी लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो मेरे भाई ऐसे बहुत सारे पूर्णांकों के युग्म हो सकते हैं जिनका योगफल ऋणात्मक पूर्णांक होगा। अर्थात इस प्रश्न के बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। अर्थात यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा। खुले अंत वाला यह प्रश्न है। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। अन्वेषण विधि है। ऑप्शन है स्वयं सीखने की विधि, परीक्षा प्रणाली में सुधार करने की विधि, शिक्षार्थियों को उत्तम ढंग से पढ़ाने की विधि या फिर शिक्षार्थियों के मूल्यांकन करने की विधि। तो मेरे भाई जो अन्वेषण विधि है यह स्वयं सीखने की विधि है। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। प्रश्न क्रमांक 3, गणित शिक्षण के लिए पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है क्योंकि। बताएं भाई आप लोग गणित शिक्षण के लिए जो पाठ योजना का निर्माण किया जाता है यह क्यों आवश्यक होता है। आप सभी लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, ऑप्शन डी नहीं होगा भैया। नहीं तो आप सोचे उपरोक्त सभी दिखा तो वही आप ऑप्शन डी नहीं भैया। इससे फायदा होता है यदि आप पाठ योजना का निर्माण करते हैं तो इससे क्या है जो विषय वस्तु का विकास है वह एक व्यवस्थित तरीके से होता है। इसलिए करेक्ट आंसर यहां पर भैया हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। गणित शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है। बताएंगे आप लोग क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। गणना करना, निष्कर्ष निकालना, गणितीय आकृतियां बनाना या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए यहां पर बात हुई है कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण। तो भैया वो क्या है गणितीय आकृतियां बनाना। आप सभी जानते हैं। ठीक है ना, करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के आंसर या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएं या कॉपी में नोट करते जाएं। सलमान -3 - 4 = 7 लिखता है। इस त्रुटि का कारण है। देखिए भाई मेरे यहाँ पर -3 और -4 = -7 आना चाहिए लेकिन सलमान क्या है यहाँ पर 7 लिखता है। तो बताना यहाँ पर वह है कौन सी गलती कर रहा है। तो भाई मेरे यहाँ पर सलमान क्या है सलमान को पूर्णांकों के योगफल की जो संकल्पना है वो स्पष्ट नहीं है इसलिए सलमान इस प्रकार की गलती कर रहा है। इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य है। प्रश्न ध्यान से पढ़ा करो आप लोग। आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करना है तो बताएंगे आप लोग सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य कौन सा होगा। तो भैया आंकड़ों का विश्लेषण किसमें होगा तो भैया वो होगा सर्वेक्षण आधारित परियोजना में। करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी के साथ भैया चला जाएगा। ठीक है ना, चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर की सहायता से शिक्षार्थी खालिस्तान के द्वारा ज्यामिति की सभी अवधारणा को सीख सकते हैं। बताएं आप लोग।
तो भैया मेरे जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर की सहायता से जो शिक्षार्थी हैं वह खोज परख उपागम के द्वारा ज्यामिति की सभी अवधारणा को सीख सकते हैं। करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा ना, ऑप्शन ए के साथ है चला जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने का तात्पर्य क्या है, बताएंगे आप लोग। यहां पर बताना है आपको करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा। तो भैया मेरे यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर जो गणित सीखने का तात्पर्य है कि जो गणितीय अवधारणा है उनकी समझ में बच्चों को वृद्धि हो और साथ साथ उनके अनुप्रयोगों से जो समस्याएं हैं उनको तर्क संगत के रूप में बच्चे हल करना सीख जाएं। करेक्ट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन ए के साथ भैया चला जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 9 पर। गणित शिक्षण में किस सहायक सामग्री का अधिक महत्व है, बताएंगे आप लोग। कौन सी सहायक सामग्री का गणित शिक्षण में अधिक महत्व है, चित्रमय का, दूरदर्शन का, ग्राफ का या फिर श्यामपट्ट का। तो मेरे भैया श्यामपट्ट का अधिक महत्व है, आप सभी जानते हैं। ठीक है ना, इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ है चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 10। विद्यालय स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों की असफलता का एक मुख्य कारण यह है कि हमारी आकलन प्रक्रिया, बताएंगे आप सभी लोग। क्या होगा यहां पर करेक्ट आंसर, चारों ऑप्शन को पढ़ लें सभी लोग और बताएं कि यहां पर करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा। विद्यालय स्तर पर गणित में विद्यार्थियों की या शिक्षार्थियों की असफलता का एक मुख्य कारण यह है कि हमारी जो आकलन प्रक्रिया है वो कैसी है। हमारी जो आकलन प्रक्रिया भैया यह है योग्यात्मक आकलन की अपेक्षा रूपात्मक आकलन पर अधिक बल देती है। करेक्ट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। आपकी समझ से एक अध्यापक के लिए कौन सा कौशल अति आवश्यक होता है, यहां पर अति आवश्यक है भैया। तो भैया कि अध्यापक के पास एक जो कौशल है वो सबसे आवश्यक होना चाहिए कि वह अपने बच्चों को हमेशा और हमेशा ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करे। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए के साथ भैया हमारा चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है। एक गणित अध्यापक बच्चों में गणना करने की शक्ति को निम्नलिखित द्वारा बढ़ा सकता है, बताएंगे आप सभी लोग। एक गणित का जो अध्यापक है बच्चों में गणना करने की शक्ति को बताना है किसके द्वारा बढ़ा सकता है। सभी लोग इसका आंसर जल्दी से कमेंट करेंगे। तो यहां पर करेक्ट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन बी के साथ है। शिक्षक शिक्षण के दौरान कक्षा में क्रियाशील गतिविधि का आयोजन करेगा, जिससे बच्चों की क्या है जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो क्या है एक्टिव होगी और बच्चों में क्या है गणना करने की शक्ति में प्रोग्रेस होगी। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न क्या है। गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु आवश्यक है। प्रश्न थोड़ा ध्यान से समझना। गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास के लिए क्या आवश्यक है। गणित की क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप में समझना, बिल्कुल भैया। विभिन्न दिशाओं में गणितीय समस्याओं को समझना, ये भी सही है। और जो प्रत्यय हैं इनको संकेतों को प्रकट करने को समझना, ये भी हमारा करेक्ट आंसर है। तो यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी उपरोक्त डी के साथ जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। ठीक, चलिए अगला है। निम्न में से क्या मूल्यांकन की एक प्राविधि है। लिखित परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा, मौखिक परीक्षा या फिर ये सभी। तो मेरे भैया मूल्यांकन की प्राविधि इसमें से देखिए लिखित परीक्षा भी होगी, प्रयोगात्मक परीक्षा भी है और मौखिक परीक्षा भी है। ये सभी मूल्यांकन की ही प्राविधि है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा, ये सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है।
एक अच्छी परीक्षा का लक्षण नहीं है। आसान स्तर, विश्वसनीयता, वैधता या फिर व्यापकता। तो मेरे भैया एक अच्छी परीक्षा का लक्षण कदापि नहीं है कि परीक्षा का आसान स्तर हो। ठीक है, आसान स्तर नहीं बल्कि परीक्षा का भैया उचित स्तर होना चाहिए, उचित स्तर। ठीक है, ये सही है, आसान स्तर ये नहीं है। तो प्यारे साथियों, आज इस क्लास में इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी और आपने कितना स्कोर किया है वो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।